आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिज्म के बारे में एंड मार्क्सिज्म के बाद हम डिस्कस करेंगे फासिज्म. So we'll try to complete Marxism and Fascism today in this video. ये दोनों चीज़ें कवर करने के बाद में नेक्स्ट हमारा जो आखिरी आइडियोलॉजीज में टॉपिक रहेगा वो रहेगा फेमिनिज्म का. ठीक है, तो आप लोगों को आवाज़ आ रही है? नहीं, आज की जो क्लास रहेगी वो 1.5 आवर की रहेगी. ठीक है, क्लास हमेशा आपकी 1.5 आवर की रहेगी इस बैच के लिए स्पेशली. ठीक है. हाय हिमानी, यू हैव जॉइंड रिसेंटली. यस, you cannot start from here, like from this topic. First of all, you have to cover western political thought. अच्छा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट आपने कवर कर लिया है तो आप देख सकते हो, एटलीस्ट मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी देख सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. थोड़ी बहुत अगर होती भी है तो हम विल ट्राई कि आप फिर पुराने सेशंस देख लेना. वैसे मुझे लगता है ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं आएगी आपको. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे मार्क्सिज्म से. लेट मी अपलोड द पीडीएफ हियर. उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे. ठीक है, तो इसमें आपका रहेगा आइडियोलॉजीज का पीडीएफ. लेट मी अपलोड इट. सेक्शन है आइडियोलॉजीज. आज की जो स्पेशल क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं मैकेवेली पे. जिन लोगों ने अभी तक आंसर्स नहीं लिखे हैं, जिनको नहीं पता था इस बारे में, वो लोग जा करके देख सकते हैं. ठीक है, ओके. सो आइडियोलॉजीज में एक टॉपिक है हमारा गांधीज्म. गांधीज्म को हम तब कवर करेंगे जब गांधी कवर हो जाएंगे. ठीक है, पहले गांधी टॉपिक हम कवर करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, उसके बाद उसी में हम गांधीज्म वाली जो आइडियोलॉजी है वो कवर करेंगे. एंड इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे कि आपकी पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी हो गई. इसके अलावा आपकी एक और आइडियोलॉजी आ जाती है, कम्युनिटेरियनिज्म की आइडियोलॉजी होती है. तो कम्युनिटेरियनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म की जो आइडियोलॉजी है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. हमारी जो पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी है उसको पावर के टॉपिक में कवर करना है हमको. एंड द नेक्स्ट वन इज दिस कम्युनिटेरियनिज्म, जिसको हम जस्टिस के टॉपिक में कवर करेंगे. ठीक है, तो आइडियोलॉजीज में सोशलिज्म हम कवर कर चुके हैं लास्ट क्लास में, मॉर्निंग में क्लास थी आपकी. अब हम शुरू करेंगे मार्क्सिज्म से. तो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट जो कार्ल मार्क्स है उनके आइडियाज पे बेस्ड है. ठीक है, 2 स्कूल हमें देखने को मिलते हैं मार्क्सिज्म में. वन स्कूल इज ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म. इसके अलावा दूसरा स्कूल होता है हमारा नियो मार्क्सिज्म. तो ऑर्थोडॉक्स में मैंने सुबह आपको बताया था कि ऑर्थोडॉक्स में 3 इसमें मार्क्सिस्ट फॉलोअर्स हैं. ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म का मतलब है जो कार्ल मार्क्स के जो मेन आइडियाज हैं, जैसे रेवोल्यूशन का आइडिया, कार्ल मार्क्स का डायरेक्टिकल मटेरियलिज्म का आइडिया, इन सभी आइडिया से रिलेट करता है. यानी ये लोग मानते हैं कि रेवोल्यूशन लाना जरूरी है. ठीक है, तो ये मेच्योर मार्क्स का काम है और नियो मार्क्सिज्म के जो आइडियाज है वो यंग मार्क्स के साथ में रिलेट करते हैं. हमने देखा था कार्ल मार्क्स के टॉपिक में एक यंग मार्क्स है और एक मेच्योर मार्क्स है. तो मेच्योर मार्क्स में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, ये सभी वर्क्स आते हैं. एंड यंग मार्क्स में हम देखते हैं कि एलियनेशन का कॉन्सेप्ट आता है. यानी वो रेवोल्यूशन की बात नहीं करते, वो ये बात करते हैं कि किस तरीके से बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म की वजह से आज जो मैन है वो आइसोलेटेड होता जा रहा है, कटता चला जा रहा है सोसाइटी से, अपने आप से, फैमिली से, इस तरीके से. ठीक है, वो कैपिटलिज्म की वजह से है. दैट इज व्हाट दे से अबाउट नियो मार्क्सिज्म. तो सबसे पहले आता है ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म. ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में 3 स्कॉलर्स हैं, जिसमें एक आते हैं लेनिन, माओ जेडंग एंड रोजा लग्जमबर्ग. ना सूरज, अगर आपकी ये पहली क्लास है
तो आप प्लीज शुरू से इसको शुरू करिएगा, ज्यादा आपको वरना समझ नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो डाउट क्लियरिंग सेशन था, यस, उसमें मैंने मार्क्सिज्म पूरा नहीं कराया था, बिल्कुल स्टार्ट किया था, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट किया था, सिर्फ हल्का फुल्का सा बताया था, डिटेल में डिस्कस नहीं किया है रजत। मार्क्सिज्म सुबह मैंने सोशलिज्म पढ़ाया है, तो वो आप डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे सोशलिज्म कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें मार्क्सिज्म में सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म की बात करते हैं। अब ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म का क्या मतलब है? ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म का मतलब है जो मेच्योर मार्क के आइडिया से काफी रिलेट करते हैं। इसमें तीन लोग आते हैं, लेनिन, माओ एंड रोजा लग्जमबर्ग, राइट। तो इसमें क्या रहता है कि ये मार्क्सिज्म को एज अ साइंस कंसिडर करते हैं। वो ये मानते हैं कि मार्क्स ने जो अपनी हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था, इन आइडियाज में बिलीव करते हैं। इनका मानना है कि अगर हमें किसी कंट्री में चेंज लेकर के आना है तो वॉलेंट रेवोल्यूशन के थ्रू ही लाया जा सकता है। जब तक वॉलेंट रेवोल्यूशन नहीं होगा तब तक चेंजेस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम कवर करेंगे लेनिन को, उसके बाद कवर करेंगे माओ जेडोंग को, फिर पढ़ेंगे रोजा लग्जमबर्ग के बारे में। तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म में सबसे पहले आते हैं लेनिन। अब लेनिन सभी को पता है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन के चलते 1917 में, 1917 में फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया में रेवोल्यूशन लाया गया, एंड लेनिन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कार्ल मार्क्स के, देखो अभी तक जितने आइडियाज कार्ल मार्क्स ने दिए वो सभी इनके मैनिफेस्टो में, इनका पैम्फलेट में या इनके बुक्स में हमको देखने को मिलते हैं। रियलिटी में ये आइडियाज इम्प्लीमेंट नहीं किए गए। इनको रियलिटी में सबसे पहले जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया था वो थे लेनिन। तो लेनिन वाज द फर्स्ट पर्सन हु कुड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट मार्क्सिस्ट आइडियाज, एंड दैट इज वाई कि हम लेनिन को बोलते हैं कि लेनिन वाज द फर्स्ट वन। लेकिन लेनिन ने जिस हिसाब से आइडियाज इंट्रोड्यूस किए, इन्होंने एज इट इज आइडियाज उठा करके नहीं इम्प्लीमेंट किए। इन्होंने क्या किया, जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज थे उन्हीं आइडियाज में मॉडिफिकेशन किया, उसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद में इन्होंने ये आइडियाज इम्प्लीमेंट किए, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएंगे ये कार्ल मार्क्स के आइडिया में। तो लेनिन की कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे लिए पढ़नी बहुत जरूरी है। 1917 का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोला जाता है, राइट। तो रशियन रेवोल्यूशन को दूसरे नाम से जाना जाता है विच इज अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है अंश। अब आती है बात कि लेनिन की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कार्ल मार्क्स के कामों में कि कार्ल मार्क्स कभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। कार्ल मार्क्स ने कभी नहीं बोला कि कोई पार्टी होनी चाहिए, उस पार्टी के थ्रू वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस लेकर के आएगी या वर्किंग क्लास अपने राइट्स डिमांड करेंगे। रादर इनका कहना था कि एक बार अगर वर्किंग क्लास को ये पता चल जाता है कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो ऐसे में वर्किंग क्लास को रिवोल्ट करना चाहिए डायरेक्टली। वर्किंग क्लास को पार्टी और इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन लेनिन क्या करेंगे, लेनिन जो इम्प्लीमेंट करेंगे आइडिया रशिया में, यूएसएसआर में, वो आइडिया होगा कम्युनिस्ट पार्टी का। ये क्या करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो आइडिया है सबसे पहले लेनिन के कामों में देखने को मिलता है। लेनिन का एक पैम्फलेट था, उस पैम्फलेट का टाइटल था कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। दिस वाज द पैम्फलेट जिसमें लेनिन ने बात की कम्युनिस्ट पार्टी की। इन्होंने बोला क्योंकि जो वर्किंग क्लास है अपने आप तो कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं हो सकती उनकी, इसीलिए लेनिन ने ये डिसाइड किया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी होगी, एक पार्टी बनानी चाहिए, हमको एक कम्युनिस्ट पार्टी लानी चाहिए जो कि एक वैनगार्ड की तरह एक्ट करेगी, जो कि वर्किंग क्लास में कॉन्शियसनेस को डेवलप करेगी कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये रोल कौन सी पार्टी निभाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी निभाएगी। और कम्युनिस्ट पार्टी के क्या फीचर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी ट्रेड यूनियन की तरह हो। वर्किंग क्लास के मेंबर्स जो होते हैं, जो लेबर होती है, उनकी एक होती है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन में सभी जो वर्किंग मेंबर्स होते हैं, जो लेबर होती है, सभी इसका पार्ट होते हैं। ट्रेड यूनियन के लीडर्स होते हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन डिफरेंट है और कम्युनिस्ट पार्टी डिफरेंट है, क्योंकि देखो ट्रेड यूनियन तो आपको पब्लिकली दिख जाएगी,
ठीक है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अकॉर्डिंग टू लेनिन सीक्रेट सोसाइटी होगी, ये काफी सीक्रेट में होगी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इट विल वर्क एज अ सीक्रेट सोसाइटी। रीजन क्या है इसका सीक्रेट सोसाइटी का? क्योंकि अगर कोई पार्टी है जो कि रेवोल्यूशन लाना चाहती है, बुर्जुआजी क्लास को हटाना चाहती है, तो आपको क्या लगता है कि जो बुर्जुआजी क्लास के जो मेंबर्स होंगे, क्या वो अलाउ करेंगे ऐसी पार्टी को? दे विल नॉट अलाउ, राइट। सो इसी की वजह से हम देखेंगे कि लेनिन ऐसा आइडिया देंगे कि इस पार्टी का जो वर्क रहेगा वो सीक्रेटली रहेगा। एंड अपने प्रोग्राम में ये बात करेंगे कि रेवोल्यूशन जब हमको लेके आना है, तो कोई भी स्टेट अलाउ नहीं करेगा। और स्टेट किसके फेवर में काम करता है? बुर्जुआजी क्लास के, रिच क्लास के लोगों में काम करता है, उनके लिए काम करता है। इसीलिए कोई स्टेट ऐसी पार्टी को अलाउ ही नहीं करेगा रेवोल्यूशन आने के लिए, रिवोल्यूशन ला ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए सीक्रेट होना बहुत जरूरी है। और रही बात ट्रेड यूनियन की, तो ट्रेड यूनियन भी कैपिटलिस्ट सिस्टम का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेड यूनियंस है उसके थ्रू वर्किंग क्लास अपने ग्रीवांसेस को रिजॉल्व कर पाए। जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ट्रेड यूनियंस के थ्रू वो सॉल्व नहीं कर सकते। रीजन इसका यही है कि ये खुद कैपिटलिस्ट सिस्टम का पार्ट होते हैं। ट्रेड यूनियन बनाए किसने? कैपिटलिस्ट क्लास ने, कि ठीक है आप अपनी ट्रेड यूनियन बनाइए, अपने कंसर्न्स अपने लीडर को भेजिए, एंड विल हैव अ डिस्कशन, विल हैव अ डिबेट, एंड अकॉर्डिंगली विल डिसाइड कि क्या करना चाहिए। तो ट्रेड यूनियन तो सिर्फ ट्रेड यूनियन की कॉन्शियसनेस को ही डेवलप कर सकती है, रेवोल्यूशन की कॉन्शियसनेस को डेवलप नहीं कर सकती है। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है। और लेनिन ने ये बोला कि देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो बुर्जुआजी पार्टी से डिफरेंट होती है। अगर आप कार्ल मार्क्स को याद करें, तो कार्ल मार्क्स ने ये बोला था कि बुर्जुआजी पार्टी, जितनी भी पार्टीज होती हैं वो बुर्जुआजी कॉन्सेप्ट है। मतलब कि जितनी भी पार्टीज आपको अपनी कंट्री में दिखती हैं वो सभी रिच लोगों के लिए ही काम करती हैं, ये कार्ल मार्क्स का कहना था। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी होगी, जिस हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड होगी, वो डिफरेंट होगी बुर्जुआजी पार्टी से। बुर्जुआजी पार्टी जो आपको रिच लोगों की पार्टी दिखती है, वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, ऊपर के लीडर्स होते हैं, सारे डिसीजंस वो लेते हैं, एंड लोकल लेवल पे जो भी दूसरे एमपीज एमएलएज हो गए आपके, ठीक है, तो उनको डिसीजन सुनाया जाता है कि आपको ये चीजें इम्प्लीमेंट करनी है। सो अल्टीमेटली इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच। ऐसा होता है बुर्जुआजी पार्टी में। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में उल्टा है, कम्युनिस्ट पार्टी में बॉटम अप अप्रोच होगी। मतलब जो बॉटम लेवल पे, एकदम ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, उनको जो चेंजेस लेकर के आनी है, वो इन चेंजेस को, अपने डिमांड्स को कन्वे करेंगे ऊपर, एंड ऊपर से ये कन्वे होकर के टॉप पे जाएगा। तो टॉप में ये चीजें इम्प्लीमेंट करने का फिर ऑर्डर आएगा कि ठीक है हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी में नीचे ग्रास रूट लेवल पे सेल काम करते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिसमें मिलकर के सभी, कुछ थिंक टैंक्स होते हैं, कुछ लोग मिलकर के आपस में डिसाइड करेंगे कि ये अगर होगा तो बेहतर रहेगा। तो ऐसे सेल्स में से ऊपर ट्रांसफर होती है, ये पूरा कन्वे किया जाता है कि ये करना है, और फिर वहां से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जबकि बुर्जुआजी कॉन्सेप्ट में उल्टा होता है। जो लीडर्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए या ये सब चीजें हो गई, जो उनके इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट होते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट, जैसे कांग्रेस के पार्टी प्रेसिडेंट हो गए, बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट हो गए, सारे मेनली डिसीजंस वो लोग लेते हैं, और नीचे के जो उनके मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के, वो सब उसको फॉलो करते हैं। तो यानी कम्युनिस्ट पार्टी का अगर आप ऑर्गेनाइजेशन देखते हो, उसका स्ट्रक्चर देखते हो, इट इज वेरी डिफरेंट। और बुर्जुआजी पार्टी हेरारिकल है, ऊपर से नीचे हेरारकी बनी हुई है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी पिरामिडिकल है, वो इस हिसाब से पिरामिड की तरह इस हिसाब से काम करती है, ठीक है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि जब इसका बेस देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर जो बेस रहेगा, कम्युनिस्ट पार्टी में जो बेस रहेगा, वो बेस इसका ब्रॉड रहेगा, और टॉप से काफी नैरो रहेगा। इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगा ग्रास रूट लेवल पे, वो स्मॉलेस्ट यूनिट याद रखना है आपको, इट इज सेल, ठीक है। सेल होते हैं, सेल में क्या होता है कि कुछ लोग ग्रास रूट लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं, आपस में डिसाइड करते हैं कि मेन प्रोग्राम पार्टी का क्या रहेगा, और फिर वो कम्युनिकेट किया जाता है कि ये हमारी डिमांड है, ये पार्टी को करना चाहिए। और उसके बाद में जो ऊपर टॉप पे सेंट्रल कमिटी होती है, यहाँ पर
यहाँ पर जो सेंट्रल कमिटी होगी, ये सेंट्रल कमिटी पर डिसीजन लेगी कि यू नो लोगों की जो डिमांड है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। और प्रैक्टिकल पर्पसेस में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम ऑफ एक्शन होता है, अगर मान लो एक बार डिसाइड हो गया, तो उसके बाद वो एक्शन सभी लेवल्स पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो यानी इस सेंस में हम देखते हैं कि सेंट्रलाइजेशन आ जाती है। तो लेनिन क्या करेंगे, लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी की बात करेंगे। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का इस तरीके से इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की बात की, उसकी ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। अब आती है दूसरी बात, एक तो कम्युनिस्ट पार्टी की बात की, उसके अलावा लेनिन की और भी डिफरेंसेस थे। और क्या चीज मॉडिफाई करेंगे मार्क्स के आइडिया में, ये क्या करेंगे कि जो रेवोल्यूशनरी क्लास है, अगर आप कार्ल मार्क्स का टॉपिक याद करो, उसमें कार्ल मार्क्स ने बोला था कि रेवोल्यूशनरी क्लास कौन सी होगी, वर्किंग क्लास होगी। लेकिन लेनिन इसको मॉडिफाई कर देंगे, रेवोल्यूशनरी क्लास में वर्किंग क्लास के साथ साथ ही ये पीजेंट्री को भी ऐड कर देंगे। पीजेंट्स के लिए भी सेम चीज बोलेंगे कि पीजेंट्स भी रेवोल्यूशनरी क्लास का पार्ट होंगे। तो ये जो चेंज है ये लेनिन लेकर के आएंगे। कार्ल मार्क्स तो देखो पीजेंट्री के अगेंस्ट में थे। पीजेंट्स के अगेंस्ट में क्यों थे, क्योंकि देखो पीजेंट्स के पास में कुछ लैंड तो जरूर होगी, और कार्ल मार्क्स का कहना है कि ऐसे लोग रेवोल्यूशनरी क्लास का पार्ट होते हैं जिनके पास में ना लैंड है ना ही कैपिटल है। छोटी सी भी लैंड नहीं होनी चाहिए जो कि पूरी तरीके से सामने वाले पे डिपेंडेंट हो कि वो काम प्रोवाइड कर रहा है तब उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो वो क्लास उसमें फॉलो करनी चाहिए, वो क्लास रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकती है। रेवोल्यूशनरी क्लास होगी, वही क्लास रेवोल्यूशन लेकर के आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि लेनिन ने रेवोल्यूशनरी क्लास में पीजेंट्स को भी ऐड कर दिया, पीजेंट्स को ऐड कर दिया। एंड इस सेंस में हम देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन होगी। एंड प्लस इसमें क्या रहेगा, पीजेंट्स के पास में लैंड है। और कार्ल मार्क्स का कहना था कि सिर्फ प्रोलेटेरिएट ही रेवोल्यूशनरी हो सकते हैं। तो यहाँ पर चीजों को मॉडिफाई किया गया, ठीक है, आइडिया को मॉडिफाई किया गया। इसके अलावा देखा कि लेनिन ने एक और चीज मॉडिफाई की। लेनिन ने उस टाइम पे ये चीज इंट्रोड्यूस की रशिया में, ये जो रेवोल्यूशन लाने की बात की, ये तब बात की है इन्होंने जब रशिया एक्चुअली में सेमी फ्यूडल सोसाइटी थी। सेमी फ्यूडल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, फ्यूडल में होता है जैसे जमींदारी सिस्टम होता है ना इंडिया में, वैसा ही सेमी फ्यूडल सोसाइटी होती है। मतलब लैंड रहेगी, लैंड जो ओनर्स होते हैं वो अपना डिसाइड करेंगे, इस हिसाब से होता है। तो कार्ल मार्क्स का अगर टॉपिक आप याद करो, उसमें हमने बात की थी कि कार्ल मार्क्स ने बोला था कि जब कैपिटलिज्म अपनी एडवांस स्टेज पे होगा, जब सबसे एडवांस स्टेज पे होगा यानी एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम लेवल पे होगा, तब रेवोल्यूशनरी कॉन्शियसनेस आएगी, और तब जो रेवोल्यूशनरी क्लास होगी तब वो रेवोल्यूशन लेकर के आएगी और ये सभी जो रिसोर्सेस हैं उसको अपने हाथ में ले लेगी, ठीक है। लेकिन लेनिन ने ये आइडिया तब इंट्रोड्यूस किया रशिया में, जब रशिया में पूरी तरीके से कैपिटलिज्म था ही नहीं। रशिया में एक्चुअली कैपिटलिज्म की बस शुरुआत हुई थी, एडवांस स्टेज पे नहीं था। तो कैपिटलिज्म हेल्दी वे में था उस टाइम पे। ऐसा नहीं था कि कैपिटलिज्म की वजह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो उन्होंने कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन तब वो लेकर के आए, तब इंट्रोड्यूस किया जब सेमी फ्यूडल सोसाइटी थी, यानी अभी एडवांस स्टेज में तो है ही नहीं उस, तब आप ये सब चेंजेस लेकर के आ रहे हो। इसके अलावा लेनिन की एक और कंट्रीब्यूशन है, लेनिन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म दिया था। अब थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म का देखो साफ साफ हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है इसमें। मॉडरेट्स ने जितने भी एक्शन लिए हैं, अब अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि 1885 से लेकर के 1905 तक का जो फेज आता है वो मॉडरेट्स का फेज आता है। और उस फेज में मॉडरेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉलो कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड मतलब इंस्टीट्यूशनल मेथड, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर का पार्ट बन के वहां पर प्रेयर्स, पेटिशंस एंड परसुएशन के थ्रू वो कोशिश कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आए। तो उसमें रीजन यही था कि इन लोगों को पता नहीं था एक्चुअल नेचर क्या है इंपीरियलिज्म का। कोई भी इंपीरियलिस्ट कंट्री होती है उसका एक्चुअल नेचर क्या होता है, इसीलिए
ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स फॉलो कर रहे थे। लेकिन 1917 के पास लेनिन क्या करेंगे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंपीरियलिज्म की थ्योरी दी और उन्होंने ये बताने की कोशिश की इन रियलिटी की क्या नेचर है, क्या एम है इंपीरियलिज्म का। मतलब ये जो इंपीरियलिस्ट कंट्री होती है, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या अचीव करना चाहते हैं, ये किस बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है लेनिन की। लेनिन की बुक का नाम था इंपीरियलिज्म, जिसमें इन्होंने बोला कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म ओनली। ये कैपिटलिज्म की ही हाईएस्ट स्टेज है। तो इन्होंने एनालिसिस किया इसका पूरा कैपिटलिज्म का डोमेस्टिक लेवल पे। एंड इन्होंने पूरा एनालिसिस करने के बाद में ये बताया कि जितने भी एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स होते हैं कैपिटलिज्म के बाहर वाली कंट्रीज में, देखो डोमेस्टिक में क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि जो बुर्जुआजी क्लास होती है वो अपनी कंट्री की जो वर्किंग क्लास होती है उनको एक्सप्लॉइट करती है। लेकिन लेनिन पहली बार ऐसा हुआ कि लेनिन ने देखा कि उस टाइम पे क्यों इस रेवोल्यूशन नहीं आया, दूसरी कंट्रीज में रेवोल्यूशन क्यों नहीं आया। रीजन ये था कि नेचर ऑफ इंपीरियल, नेचर ऑफ जो एक्सप्लॉइटेशन था वो चेंज हो गया। पहले ये लोग अपनी ही वर्किंग क्लास को, अपने कंट्री की वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट किया करते थे। लेकिन इंपीरियलिज्म के चलते अब ये चीज ट्रांसफर हो जाएगी। अब एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू करेंगे कॉलोनी का, जहां पर इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई है, जहां पर ये रूल कर रही है, वहां पर ये एक्सप्लॉइटेशन करना शुरू करेंगे। इसीलिए बाकी सभी कंट्रीज में रेवोल्यूशन नहीं आ पाया। तो अपना एनालिसिस देते हैं जिसमें एक्सटर्नल एस्पेक्ट को भी एनालाइज करते हैं लेनिन। और लेनिन की जो ये थ्योरी है, ये मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी। आगे हम पेपर 2 सेक्शन में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम डिपेंडेंसी स्कूल पढ़ेंगे। डिपेंडेंसी स्कूल में यही आइडिया होंगे जो लेनिन के हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो लेनिन ने अपनी थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में क्या कहा, इन्होंने सबसे पहले, देखो आपको याद होगा हमने एरिस्टोटल में भी पढ़ा था और जॉन स्टुअर्ट मिल में, इन सभी चीजों में हम देखेंगे कि ये लोग बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म की बात करते हैं। यानी कि वाइट मैन बर्डन होता है कि ये लोग सिविलाइज्ड हैं, इसीलिए जो बाकी जो कॉलोनियल जो भी कॉलोनीज होती हैं वो लोग बारबेरियंस हैं, मतलब असभ्य हैं। इनके कल्चर में सभ्यता है, उसके बेसिस पे ये बोलते हैं क्योंकि हमारा कल्चर सभ्य है और तो भगवान ने हम पे ये बर्डन डाला हुआ है कि जो सामने वाले दूसरे लोग हैं जो असभ्य हैं उनके ऊपर रूल किया जाए, उनको सभ्यता सिखाई जाए। ठीक है। तो ऐसा ये बोला करते थे कि जो भी कॉलोनी होती है उसमें डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। और जो इंपीरियलिस्ट थे कि उनको हम रूल करेंगे क्योंकि उनका कल्चर सभ्य नहीं है। तो इस मिथ को एक्सप्लोर कौन करेंगे, लेनिन अपनी थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में। लेनिन बोलेंगे कि ये जो व्हाइट मैन बर्डन की बात करते हैं, ये जो बेनेवलेंट डिस्पोटिज्म की बात करते हैं कि हम रूल करेंगे क्योंकि हम बेहतर रूल कर सकते हैं इन्हीं की भलाई के लिए, ये एक मिथ है। ये हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है, ये हमको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे अपनी थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में ये लोग क्या करेंगे, थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म में ये बात करेंगे 3 स्टेजेस की। कैपिटलिज्म की 3 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहली स्टेज होगी जिसमें मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म होता है। अब मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म कौन सा होता है, जिसमें जो यू नो जैसे ब्रिटिशर्स हैं, जो इंपीरियलिस्ट होते हैं, ये मर्चेंट की तरह काम करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे कि अपनी कंट्री में से निकल के अपनी कंट्री से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाएंगे जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पर चीजें खरीदेंगे, उसके बाद उसको ट्रैवल, उसको एक्सपोर्ट करेंगे या उसको अपनी कंट्री में इंपोर्ट करेंगे। इस हिसाब से वो लोग करते हैं काम और उसमें प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है। तो पहली स्टेज कैपिटलिज्म की होती है मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म, जो कि हमें इंडियन हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और आए कैसे थे, ब्रिटिशर्स एज अ मर्चेंट आए थे। पहले यहाँ से सामान खरीदा करते थे एंड उसको फिर बेचा करते थे अपने वहां पर जाकर के प्रॉफिट पे। ठीक है। तो दैट इज मर्सेंटाइल कैपिटलिज्म। उसके बाद आया इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म।
इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में रहेगा कि अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ से रॉ मटेरियल्स निकालेंगे, दूसरी कंट्री से रॉ मटेरियल्स निकाल करके अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, एंड इंडस्ट्रीज तो इनकी ओपन रहेंगी, एंड उसमें चीप प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके अब अपने गुड्स को बेचना शुरू करेंगे, इससे प्रॉफिट उनका ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज होता है फाइनेंस कैपिटलिज्म। फाइनेंस कैपिटलिज्म का क्या मतलब होता है? फाइनेंस कैपिटलिज्म का मतलब होता है जैसे इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये सब करना शुरू करेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ जिसमें ये लोग क्या कर रहे थे, आपको पता होगा रेलवेज जब इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसमें इनके काफी स्टेक्स थे, और उसके बेसिस पे इनका ग्रोथ रहेगी बहुत ज्यादा। तो फाइनेंस कैपिटलिज्म में ये लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये सब चीजें करेंगे जो कि इन्हीं की इकोनॉमी को ज्यादा फायदा करेगा। So ultimately that will come in finance capitalism। ये थर्ड स्टेज होगी इसकी। तो तीन स्टेजेस में लेनिन ने कैपिटलिज्म की बात की कि these are the three stages of capitalism। yes, जैसे कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑल, ये सब चलेगा। तो क्योंकि हम 1917 की बात कर रहे हैं और आपको पता होगा कि लेनिन उस टाइम पे, रशिया में जब रेवोल्यूशन आया था उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन हुई थी। तो सिर्फ थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म नहीं, लेनिन ने वर्ल्ड वॉर वन को भी एनालाइज किया और इन्होंने बोला कि वर्ल्ड वॉर वन कुछ नहीं थी, बस वर्ल्ड वॉर वन का बेसिक जो वॉर थी ये कैपिटलिज्म की वॉर थी, कैपिटलिस्ट वॉर थी। ठीक है, कैपिटलिस्ट वॉर क्यों थी? आपस में सभी कंट्रीज लड़ रही थी किस चीज के लिए, अपना जो भी दे वर फाइटिंग बिकॉज ये लोग चाहते थे कि इनका जो यू नो इनका जितना भी इन्फ्लुएंस है दूसरी कंट्री में, वो इनका पॉलिसीज इनकी फॉलो की जाए ताकि इनको ज्यादा प्रॉफिट हो। सो दे वांटेड टू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन दीज कंट्रीज, इसीलिए आपस में लड़ रहे थे, और जिस हिसाब से भी डिविजन होगा या सब चीजें होंगी वो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर वन वो भी कैपिटलिस्ट वॉर थी, आपस में कैपिटलिस्ट ही फाइट कर रहे थे। इसीलिए जब लेनिन से पूछा गया कि क्या करना चाहिए, तो लेनिन ने बोला था कि अपनी जो कंट्री की नेशनलिस्ट पार्टी होती है उसको सपोर्ट करो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में। ठीक है, जैसे कि इंडिया के केस में नेशनलिस्ट पार्टी कौन सी होगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। यस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मतलब सपोर्ट करो। अब आप ये देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी है, जबकि लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी की बात की। तो एक्चुअली लेनिन का जो मेथड था कि हमें इंपीरियलिज्म से कैसे फाइट करना है और कैसे हमें दूसरी कंट्रीज में कम्युनिज्म लेकर के आना है, उसमें लेनिन ने बोला कि देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमको जो भी आपकी कंट्री में, ठीक है, जो भी आपकी कोई भी कंट्री हो, आपकी कंट्री में एक ना इनकी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल एस्टैब्लिश किया था लेनिन ने, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लेनिन ने स्टार्ट की थी, नाम है इस ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में इनका कहना था कि कैसे आप अपनी कंट्री में कम्युनिज्म इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे हम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कम्युनिज्म को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की जो सेकेंड मीटिंग थी इसको अटेंड करने वाले थे एम एन रॉय। एम एन रॉय ने ये मीटिंग अटेंड की थी। एम एन रॉय मार्क्सिस्ट थे, इंडिया गए थे, मार्क्सिस्ट थे, नेशनलिस्ट। ठीक है, एंड एम एन रॉय कम्युनिस्ट थे बेसिकली। ठीक है, कम्युनिस्ट थे, मार्क्सिस्ट थे। एम एन रॉय चाहते थे कि इंडिया में कम्युनिज्म आना चाहिए। ठीक है, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ मैक्सिकन पार्टी, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मेक्सिको। एट द सेम टाइम ही वाज द फाउंडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एम एन रॉय का कहना था कि हमको नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी भी बुर्जुआजी पार्टी है। ठीक है, और ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि मासेस के हाथ में पावर आए।
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को इसीलिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से एम एन रॉय और लेनिन, देखो पहले लेनिन ने इनवाइट किया था एम एन रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की सेकेंड मीटिंग में कि आप आइए, बैठ करके डिसाइड करते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या किया जाएगा, ठीक है, क्या हमको अप्रोच रखनी चाहिए और किस हिसाब से हम इसमें सोल्यूशंस ला सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एम एन रॉय के डिफरेंसेस स्टार्ट होंगे यहाँ से। लेनिन और एम एन रॉय के बीच में काफ़ी बहस हुई। बहस का रीज़न था क्योंकि लेनिन ने बोला था कि सबसे पहले आपको इम्पीरियलिज्म ख़त्म करना होगा अपनी कंट्री से। अगर आपको अपनी कंट्री में कम्युनिज्म लाना है तो दो स्टेजेस रहेंगी। पहली स्टेज में आप अपनी नेशनलिस्ट पार्टी को सपोर्ट कीजिए, ठीक है, अपनी पार्टी को सपोर्ट करो, जो भी पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है, ताकि आप सबसे पहले जो भी कॉलोनियल मास्टर्स हैं, जो भी इंपीरियलिस्ट हैं, उनको भगा सको अपनी कंट्री से। एक बार आपने उनको जड़ से हटा दिया, उसके बाद में फिर आपको कम्युनिज्म लेकर के आना है। उसके बाद कॉन्शियसनेस डेवलप करके रेवोल्यूशन के थ्रू, कम्युनिस्ट पार्टी के थ्रू आप लोगों में कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकते हैं और फिर रेवोल्यूशन ला सकते हैं और फिर कम्युनिज्म एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एम एन रॉय इसके लिए राजी नहीं थे, बिकॉज एम एन रॉय क्रिटिक हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को और गांधी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। ये मानते थे कि गांधी जो है वो बुर्जुआजी लीडर है, ये रिच लोगों के लिए उनके फेवर में काम करते हैं। ऐसे ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये बुर्जुआजी पार्टी है, रिच लोगों को ज्यादा फायदा करती है। तो इस तरीके से होगा। एंड हम देखेंगे कि लेनिन ने ये बोला कि हमारी जो फाइट है, ठीक है, ये नेशनलिस्ट के अगेंस्ट में नहीं थे। इनका कहना था कि हमारी फाइट है सबसे पहले इंपीरियलिज्म के खिलाफ। आप सबसे पहले अपने कंट्री में से ये जो कॉलोनियल मास्टर्स हैं, जैसे कि ब्रिटिशर्स हो गए, जो इंपीरियलिस्ट हैं, इनको हटाइए। एंड लेनिन ने इनफैक्ट ये भी सोचा था कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इट कैन स्टार्ट अगेंस्ट कैपिटलिज्म इन कॉलोनीज ऑल्सो। तो सबसे पहले ये पर्पस था इनका थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म देने का। तो यानी वही सब आइडियाज जो कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं रेवोल्यूशन लाने की, उन्हीं आइडियाज को मॉडिफाई करके लेनिन इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन लेनिन के बारे में एक चीज है कि लेनिन, अगर आज के टाइम पे कार्ल मार्क्स को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, ये बोला जाता है कि कार्ल मार्क्स इज अ गॉड हु हैज़ फेल्ड, ये ऐसे भगवान है जिनकी जो प्रोडक्शंस थी वो फेल हो गई, क्योंकि इनके फॉलोअर्स इनको भगवान की तरह मानते थे। वो ये सोचते थे कि जो प्रोडक्शंस है कार्ल मार्क्स की वो ज़रूर सच होंगी, लेकिन वो फेल हो गई। कैसे फेल हुई? 1990 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। उसके बाद में ये बात साफ हो गई कि कार्ल मार्क्स इज अ गॉड हु हैज़ फेल्ड। और इसका पूरा ब्लेम किसको जाता है? लेनिन को जाता है, क्योंकि लेनिन ने जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज थे उनको ट्रू फॉर्म में नहीं इम्प्लीमेंट किया, उसको मॉडिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो ये था लेनिन का। दूसरे आते हैं माओ जेडोंग। माओ जेडोंग चाइना से हैं, ठीक है। तो चाइना में जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कम्युनिस्ट प्रिंसिपल को अप्लाई किया एशियाटिक सिचुएशन में, मतलब एशिया में सबसे पहले, चाइना में, जहां पर प्योरली फ्यूडल सोसाइटी थी, चाइना में फ्यूडलिज्म था, यानी जमींदारी सिस्टम, ये सब चीजें थी। और माओ जेडोंग क्या करेंगे? ये पीजेंट्स को रेवोल्यूशनरी क्लास का पार्ट बनाएंगे। देखो लेनिन के केस में हमें फिर भी देखने को मिलता है कि वर्किंग क्लास होगी और साथ में पीजेंट्री होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? ये पीजेंट्स को बनाएंगे जमींदार के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये चाहते थे कि पीजेंट्स, अब ये खुद भी पीजेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये चाहते थे कि इस तरीके से कम्युनिज्म आना चाहिए। तो यानी माओ जेडोंग भी मॉडिफाई कर रहे हैं कार्ल मार्क्स के आइडियाज को और उसको अप्लाई करेंगे चाइना की सिचुएशन में। तो माओ जेडोंग के ऊपर ही जो माओइज्म का आइडिया है वो पूरा इस पे बेस्ड है। माओइस्ट बोलते हैं ना हम, जो नक्सलाइट्स वाले अटैक होते हैं इंडिया में, माओइस्ट भी बोलते हैं उनको। ये जो आइडियाज हैं ये माओ जेडोंग से ही आए हैं, ठीक है। तो माओइज्म काफी प्रैग्मेटिक है, काफी प्रैक्टिकल है। कम्युनिज्म को काफी फ्लेक्सिबली मॉडिफाई करके जो फॉलो किया जाता है, दैट इज माओइज्म। अब माओइज्म जो है वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में नहीं है। माओइज्म जो है वो नेशनलिज्म के अगेंस्ट में नहीं है, ये याद रखना है आपको। ना तो ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, ना ही नेशनलिज्म के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। माओइस्ट जो होते हैं
वो होते हैं फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट में, स्पेशली माओ जेडुंग के अंडर में। जो माओ जेडुंग थे, जिन्होंने मॉडिफाई किया अपने इस आइडिया को, वो चाहते थे कि सबसे पहले तो इंपीरियलिज्म का खात्मा हो चाइना से। चाइना इंटरनेशनल कॉलोनी थी, ठीक है। तो चाइना से ये इंपीरियलिज्म खत्म करना चाहते थे और फ्यूडलिज्म का खत्म करना चाहते थे। ये जो जमींदारी सिस्टम था, ये सब चीजें थी, ये खत्म करना चाहते थे। तो ये क्या करेंगे, कम्युनिज्म की अपनी जो थ्योरी देंगे उसमें भी मॉडिफाई करके थ्योरी देंगे, और उसमें बोलेंगे उन्हीं सभी आइडियाज के बारे में जो कार्ल मार्क्स ने दिए थे। ये क्लास स्ट्रगल होना चाहिए, रेवोल्यूशन होनी चाहिए, लेकिन ये मॉडिफाई करके चाइनीज सिचुएशन में लगाएंगे सेम आइडियाज को। तो चाइना में ये था कि फ्यूडल सोसाइटी थी, और इसलिए पीजेंट रिवोल्ट्स बहुत हुए हैं चाइना में। और क्योंकि ये पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, तो कार्ल मार्क्स, यू नो आपको पता है कार्ल मार्क्स तो इसके फेवर में नहीं होंगे पीजेंट्स के, क्योंकि पीजेंट्स के पास में लैंड होती ही है, ठीक है। वो कभी कंसिडर नहीं करते थे कि रेवोल्यूशनरी क्लास पार्ट उसमें पीजेंट्री का पार्ट हो, ठीक है। पीजेंट्री उसका पार्ट बने, यानी पीजेंट्री इज रेवोल्यूशनरी क्लास, ऐसा कभी कार्ल मार्क्स ने कभी नहीं बोला। तो अल्टीमेटली हम देखेंगे कि जैसे लेनिन ने पीजेंट्री को रेवोल्यूशनरी क्लास में लेकर के आए, वर्किंग क्लास के साथ में, लेकिन वहां पर जो वर्किंग क्लास थी वो मेन थी और पीजेंट्री सबऑर्डिनेट पे थी। मतलब इनिशिएट जो लेनिन ने किया था रेवोल्यूशन लाने के बाद की, उसमें फर्स्ट नंबर पे बोला कि सबसे पहले तो वर्किंग क्लास होगी, और सेकंड नंबर पे क्या रहेगी इसमें, पीजेंट्री रहेगी। मतलब पीजेंट्री को सबऑर्डिनेट स्टेटस दिया गया, ठीक है, सेकेंडरी स्टेटस दिया गया। लेकिन माओ जेडुंग ने पीजेंट्री को सेंट्रल पोजीशन दी अपने थ्योरी में। इन्होंने इसको सेंट्रल पोजीशन दी कि ये लोग रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे, ठीक है। अब देखो, माओ जेडुंग के ऊपर सिर्फ कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस नहीं था, माओ जेडुंग मैकियावेली से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और आपको पता होगा मैकियावेली रियलिस्ट थे, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि ये कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। मॉडिफिकेशंस में सबसे पहला मॉडिफिकेशन में अपना ये करेंगे, डायलेक्टिक्स में बिलीव करते हैं ये, डायलेक्टिक्स। तो डायलेक्टिक्स में ये बात करते हैं और कहते हैं कि देखो, एक होता है एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक डायलेक्टिक्स, और एक दूसरी टाइप का डायलेक्टिक्स होता है जिसको बोलते हैं नॉन एंटागोनिस्टिक, नॉन एंटागोनिस्टिक। सो एक तो हो गया एंटागोनिस्टिक, दूसरा हो गया नॉन एंटागोनिस्टिक। अभी बता रही हूँ इसका मतलब। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है जिसमें कंसाइलेशन, रिकंसाइलेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आप डायलेक्टिक शुरू करते हैं दो पार्टीज के बीच में, ए एंड बी के बीच में, आपस में ये लोग बहस कर रहे हैं, तो आप इनको रिकंसाइल नहीं कर सकते। मतलब दोनों को कॉमन ग्राउंड पे नहीं ला सकते, इनके डिफरेंसेस को हटा नहीं सकते। दैट इज एंटागोनिस्टिक, ठीक है। समझ में आया एंटागोनिस्टिक का मतलब? एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है आपस में डायलेक्टिक्स हो रहा है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, आप कुछ भी कर लो इनके डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। फिर दूसरा होता है नॉन एंटागोनिस्टिक। नॉन एंटागोनिस्टिक में होता है जहां पे पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, जहां पे पॉसिबिलिटी होती है कि इसको आपस में रिजॉल्व किया जा सकता है बात बात करके, ठीक है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि माओइज्म में जो माओ जेडुंग थे वो दो चीजों के अगेंस्ट में थे। पहली थी फ्यूडलिज्म और दूसरा था इंपीरियलिज्म। यस, एंटागोनिस्टिक में सिंथेसिस नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। कितना भी डायलॉग करा लो, सिंथेसिस कभी नहीं होगा, रिजॉल्व नहीं हो सकता ये इशू। यहाँ पर रिजॉल्व हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दो चीजों को हटाना चाहते थे माओ। एक पहला था फ्यूडलिज्म, दूसरा था इंपीरियलिज्म। अब एक एक करके समझते हैं एंटागोनिस्टिक में क्या होगा। माओ जेडुंग का मानना है कि लोगों की फ्यूडल क्लास के साथ में, जो ये फ्यूडल क्लास है इनके साथ में, और जो इंपीरियलिस्ट हैं, इंपीरियलिस्ट कौन है, फॉरेन बुर्जुआजी क्लास,
जो फॉरेनर्स हैं, इनके साथ में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होती है वो कभी सॉल्व नहीं होगी। इसीलिए क्योंकि ये कभी सॉल्व नहीं होगी, तो यहाँ पर रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है और इनको चाइना से बाहर निकालने की जरूरत है। इनसे सारे लैंड, इनके रिसोर्सेज ले लो अपने हाथ में। दूसरा होता है नॉन एंटागोनिस्टिक। इसके बारे में माओ जेडुंग का कहना है कि यहाँ पर क्योंकि जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं रिजॉल्व की जा सकती हैं, तो यानी ये इंडिजीनियस बुर्जुआजी क्लास के अगेंस्ट में नहीं है। देखो, एक होती है इंडिजीनियस, एक होती है फॉरेन। ठीक है, इंडिजीनियस का मतलब होता है जो आपकी डोमेस्टिक बुर्जुआजी क्लास है। यहाँ पर डोमेस्टिक मतलब जो आपके कंट्री की ही बुर्जुआजी क्लास है, उनके साथ में एक बार फिर भी डायलॉग करके आप कुछ ना कुछ रिजॉल्व कर सकते हो, लेकिन फॉरेनर्स के साथ में रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, वहां पर कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व नहीं होगी। तो उसके बेसिस पे डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, और इसीलिए इन्होंने बोला कि एंटागोनिस्टिक के केस में रेवोल्यूशन लाना जरूरी है। तो मतलब रेवोल्यूशन की बात की और ये लॉजिक लगा करके एंटागोनिस्टिक और नॉन एंटागोनिस्टिक का ये रेवोल्यूशन को लाने की बात करेंगे। और इनका कॉन्सेप्ट ये था, देखो, कार्ल मार्क्स ने बोला था रेवोल्यूशन आएगा, एक रेवोल्यूशन आएगा। ठीक है, लेकिन जो माओ जेडुंग होंगे वो कॉन्टिन्यूअस परमानेंट रेवोल्यूशन की बात करेंगे। यानी माओ जेडुंग बोलेंगे कि परमानेंट रेवोल्यूशन होना चाहिए। परमानेंट, परमानेंट कैसे, आप खुद सोचिए। अगर दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, ये रिच क्लास से बिलोंग करता है एंड यहाँ पर वर्किंग क्लास के हैं बी, सी एंड डी। ठीक है, अब इन लोगों को कॉन्शियसनेस है कि हमको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। ठीक है, और इन लोगों ने रेवोल्यूशन लेकर के आई ये ए के अगेंस्ट में। तो रेवोल्यूशन लेकर के आके इन्होंने लैंड अपने हाथ में ले ली, कैपिटल अपने हाथ में ले ली। तो क्या सब कुछ सॉल्व हो गया? नहीं। आगे जाकर के ये जो ए है, ये हो सकता है कि ये फाइट बैक करने की कोशिश करेगा, ये दोबारा से अपने हाथ में लैंड और कैपिटल लेने की कोशिश कर सकता है। रिच क्लास मौका ढूंढेंगे, ये जैसे ही मिलेगा उस टाइम पे अपने हाथ में वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए कि वापस से इनके पास में चांस ना आए, तो ये परमानेंट रेवोल्यूशन की इसीलिए बात करते हैं। तो यानी ऐसा नहीं है कि एक बार आपको कॉन्शियसनेस आ गई कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो आप जा करके इनके साथ में मिलके, मान लीजिए आपने रेवोल्यूशन लेकर के आए और उसके बाद में सब सही हो गया, फिर भी पॉसिबिलिटी है कि वापस ये अपने हाथ में लैंड और कैपिटल ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, उसमें विदाउट रेवोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा अंश, इसमें विदाउट हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अभी मैं बता रही हूँ इसका क्या मतलब है प्रंजल। तो पहली चीज हमको पता चली कि ये परमानेंट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, और ये बोलते हैं कि रेवोल्यूशन दोनों लेवल पे आना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक लेवल पे ही रेवोल्यूशन लाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड और कैपिटल को हाथ में रख लिया, इकोनॉमी को हाथ में रख लिया तो आपका रेवोल्यूशन आ गया। नहीं, आइडियोलॉजिकल लेवल पे भी रेवोल्यूशन लाना जरूरी है, ऐसा बोला इन्होंने। अब माओ जेडुंग का देखो एक इम्पॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू वन थिंग। माओ जेडुंग ने क्या किया था, अपना परमानेंट रेवोल्यूशन की जब बात की थी, माओ जेडुंग बहुत स्मार्टली प्ले कर रहे थे। स्मार्टली कैसे प्ले कर रहे थे? एक्चुअली माओ जेडुंग चाहते थे, देखो एक बार रेवोल्यूशन आ गया, पीजेंट्स ने रेवोल्यूशन लेकर के आए, उसके बाद आइडियोलॉजिकल लेवल पे माओ जेडुंग ने बोला, ये बात की थी उन्होंने कि यू नो मतलब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसके थ्रू इनका कहना था कि नाउ दैट वी हैव अचीव्ड फ्रीडम, अब रेवोल्यूशन तो आ गया है, तो अब पूरी फ्रीडम है लोगों को आइडियोलॉजी लेवल पे कि वो जो चाहे, जैसा चाहे वैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब खुले दिल से जो भी उनका उनका मन करे वो अपने व्यूज रख सकते हैं, ऐसा उन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इसको कल्चर रेवोल्यूशन के हिसाब से उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब सिर्फ एक रेवोल्यूशन नहीं होगा, पहला रेवोल्यूशन वॉलेंट रेवोल्यूशन होगा, उसके बाद कल्चर रेवोल्यूशन लेकर के आए कि अब हम ऐसा कल्चर फॉलो करेंगे कि आप अपने दिल में या आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं आप अपने कंसर्न्स रख सकते हैं।
एक्चुअली में माओ ज़ेडुंग काफ़ी स्मार्ट थे। उनका मेन पर्पस क्या था? वो जानना चाहते थे। उनको पता था कि एक बार रेवोल्यूशन आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एनिमीज़ हैं, जो कि कोशिश करेंगे वापस से अपने हाथ में लेना सब कुछ, लैंड और कैपिटल। तो उन्होंने बोला कि आप फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, आपके थॉट्स, आपके एक्सप्रेशंस, आप यह खुले दिल से बता सकते हो। लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये थी कि अब कल्चर रेवोल्यूशन के चलते माओ ज़ेडुंग को पता चलेगा, मतलब दिस वाज द स्ट्रैटेजी टू नो कि कौन एनिमीज हैं उनके। एक बार ये पता चल गया, क्योंकि अगर आपने अलाउ किया अपना एक्सप्रेशन, तो खुले दिल से लोग बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ गलत हुई हमारे साथ या ऐसा हुआ। तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये लोग अभी भी एनिमीज में आते हैं। तो फिर उसके बाद में इन्होंने ऑर्डर किया कि इन लोगों को मार दो, ठीक है, बिकॉज दे आर द एनिमीज, ये लोग रिवोल्ट बैक कर सकते हैं। तो ये चीज थी इनकी आइडियोलॉजिकल रेवोल्यूशन में, कल्चर रेवोल्यूशन में, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा था इनका कि माओ ज़ेडुंग ने गुरिल्ला वॉरफेयर की बात की। अब गुरिल्ला वॉरफेयर आपको पता है, गुरिल्ला वॉरफेयर जो गरीब होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी होती है। कैसे? देखो, गरीबों के पास में ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते फाइट करने के लिए, ना तो आर्म्स होते हैं ना एमिनेशंस होते हैं। तो गरीब लोग कैसे अटैक करें, वो अटैक करने के जो तरीका है वो माओ ज़ेडुंग ने बताया, ठीक है। तो इंडिया में आज के टाइम पे माओवादी ज्यादा मिलते हैं। माओइस्ट जो होते हैं ना, नक्सलाइट, वो लोग यही करते हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर अटैक करते हैं। ये माओ ज़ेडुंग से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। एक्चुअली ये लोग करते क्या है, गरीब लोग हैं, इनके पास में ज्यादा आर्म्स एमिनेशंस नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये तब अटैक, गुरिल्ला वॉरफेयर का क्या मतलब है ये मतलब बताती हूँ मैं। आपको एनिमी को तब अटैक करना है जब एनिमी रेस्ट कर रहा है। मान लो इंडिया के केस में अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि कितने सारे हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे, दे गॉट किल्ड इन दिस माओइस्ट अटैक। तो उसका जो रीजन है वो यहीं से आता है। ये पूरा जो गेम है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, माओ ज़ेडुंग की इस पूरी उससे स्टार्ट हुआ है कि जब हमारा जो एनिमी है, जब वो रेस्ट करता है, जब उनको कोई आइडिया नहीं है कि उन पर अटैक होने वाला है, तब आप अटैक करो। क्यों? इससे उनकी मैक्सिमम कैजुअलिटीज होंगी। आपने सबसे ज्यादा उनको हार्म किया। एंड एक बार जैसे मान लो अटैक किया, आपने अटैक स्टार्ट किया, काफी लोग मर गए। अब जब तक ये अपने हथियार ढूंढेंगे और वापस से रिटेलिएट करेंगे, वापस से अटैक बैक करने की, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तब आपको लड़ना नहीं है इनसे। देन यू हैव टू रन अवे, भागना है आपको, एंड यू हैव टू हाइड, छुप जाओ कहीं पे जाकर के। इससे क्या होगा, आपके पास में कम रिसोर्सेज थे, आपका कम नुकसान होगा, आपके दुश्मन का ज्यादा नुकसान होता है। तो माओइस्ट ऐसा ही करते हैं। जितने भी अटैक्स होते हैं, वो लोग अटैक करने के बाद में भाग के छुप जाते हैं, अपने जंगलों में चले जाते हैं, या जो भी उनके हाइड आउट्स होते हैं, बेसिस होते हैं जो उन्होंने बनाए होते हैं, वहां पर जाकर के छुप जाते हैं अल्टीमेटली। दिस इज व्हाट वी गेट टू नो अबाउट माओइस्ट। आया समझ में? डिक्टेटरशिप आइडिया ये फॉलो नहीं कर रहे थे, इट वॉज नॉट अ डिक्टेटरशिप आइडिया। एक्चुअली में ये चाहते थे कि पीजेंट्री के पास में सारा कंट्रोल रहे, स्पेशली कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आना चाहिए, सभी को पास में इक्वालिटी होनी चाहिए उस हिसाब से। इसीलिए ये इंडिजीनियस बुर्जुआजी क्लास के अगेंस्ट में नहीं होंगे, और तभी चाइना में हम देखेंगे कि सोशलिज्म अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो पीजेंट रूल चाहते थे, डिक्टेटरशिप नहीं थी। तो माओ ज़ेडुंग ने गुरिल्ला वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी दी। माओ ज़ेडुंग की बुक है, बुक का नाम है रेड बुक। रेड बुक, इस रेड बुक में इन्होंने स्ट्रैटेजी की बात की है कि लोगों को क्या करना चाहिए। जैसे ये एनिमी का कैंप है, ठीक है, ये पूरा कैंप लगाया हुआ है एनिमी ने, ठीक है। तो ये होती है पेरीफेरी, ये होता है कोर। दिस इज कोर एंड दिस इज पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब जो बाहर का हिस्सा होता है ना कैंप का, वहां पर। तो पेरीफेरी पे क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो लोगों को कैसे अटैक करना चाहिए, पेरीफेरी को कैप्चर करना चाहिए। जैसे ये चीज है मान लो, तो चूहा क्या करता है, चूहा कभी कोर से नहीं खाता है चीज को, हमेशा साइड से निबल करता है, धीरे धीरे काटता हुआ खाते चला जाता है, राइट। तो लोगों को भी ऐसे ही अटैक करना है। तो ये लोग क्या करेंगे, आपको तब अटैक करना चाहिए जब ये लोग रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
और जब ये वापस से हम पे अटैक करने लगे तब आप विड्रॉ कर लो, भाग करके छुप जाओ। ये कहना था इनका। तो यानी इनका कहना था कि देखो, एक तो आपको जब भी लड़ना है अपने एनिमीज के साथ में, तो लड़ने के लिए आपके पास में पावर होनी चाहिए। और पावर कहाँ से आती है? पावर आती है थ्रू आउट द बैरल ऑफ गन, मतलब हथियार उठाओ और लड़ो सबके साथ। इसीलिए जो हम नक्सलाइट अटैक्स देखते हैं, जो माओइस्ट अटैक देखते हैं, ये माओइज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस हैं। एंड वहीं से हमको देखने को मिलता है दैट ये लोग हथियार अपने उठाते हैं एंड दे फाइट विद द गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू देम, उनको लगता है कि उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है, दैट इज वाई दे आर फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। एंड ये यही बोलते हैं, माओ जेडंग का कहना था कि आपके पास में पावर तभी आएगी जब आप वायलेंस के साथ में अपने हाथ में हथियार उठा करके पावर लोगे। तो माओ जेडंग चाइना से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट माओ जेडंग को गांधी के साथ में कंपेयर किया जाता है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन आपको पता है ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इनके जो फॉलोअर्स हैं माओ जेडंग के, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। जैसे गांधी के भी वर्ल्ड वाइड फॉलोअर्स हैं, ऐसे ही माओ जेडंग के भी वर्ल्ड वाइड फॉलोअर्स हैं। दोनों कंटेम्प्रेरीज हैं, सेम टाइम पे बिलोंग करते हैं, सेम टाइम से। तो हम देखते हैं कि दोनों ही मास लीडर्स हैं। ये भी मास लीडर थे, गांधी भी मास लीडर्स थे, मतलब मैक्सिमम लोग फॉलो करते थे इनसे इन्फ्लुएंस होकर के। तो दोनों के ही इन्फ्लुएंस है, सिर्फ इनकी अपनी कंट्री में नहीं है, दूसरी कंट्रीज में भी प्रेवलेंट है। जैसे इंडिया में आज जो माओइस्ट हमको देखने को मिलते हैं, वो माओइज्म के गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स होती हैं, इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। ऐसे ही गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स आज के टाइम पे रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार में यूज़ कर रहे हैं। म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, ये गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक यूज करते हैं। जो म्यांमार की पुलिस है, उन पर अटैक करके दे हाइड आउट इन दी माउंटेन्स में जाकर के छुप जाते हैं। और इससे क्या होता है, इनका मैक्सिमम जो नुकसान होता है वो गवर्नमेंट का होता है। इसीलिए इनके अगेंस्ट में काफी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है मिलिट्री म्यांमार की। एंड इसीलिए ये भी बोला जाता है कि यूनाइटेड नेशन ने स्पेशली यही बोला है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, दे आर द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन दी वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा मतलब जिनको संहार किया गया है, जो परसिक्यूट किया गया है, वो मतलब रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। तो ये सभी माओ जेडंग के आइडिया से ही इन्फ्लुएंस है। गांधी के आइडिया से भी आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज में इन्फ्लुएंस जाता है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी लोग गांधी के फॉलोअर्स भी हैं। एंड लेकिन दोनों ही कॉमन एनिमी के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। माओ जेडंग भी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे, गांधी भी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। तो ये तो हो गई कुछ सिमिलैरिटीज। अब बात आती है कि माओ जेडंग और गांधी में डिफरेंसेस क्या थे। सबसे पहला डिफरेंस था कि गांधी को वायलेंस नहीं पसंद था। ठीक है, गांधी नहीं चाहते थे, गांधी चाहते थे कि नॉन वायलेंट तरीके से हो स्ट्रगल, सत्याग्रह हो। ठीक है, लेकिन माओ जेडंग वायलेंस में बिलीव करते थे। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा रहता है, गांधी की टेक्निक थी सत्याग्रह की, माओ जेडंग की टेक्निक थी गुरिल्ला वॉरफेयर की। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन गांधी मॉरली ज्यादा सुपीरियर थे। मोरालिटी को लेकर के, एथिक्स को लेकर के गांधी ज्यादा सुपीरियर है माओइस्ट से। क्योंकि गांधी का मानना था कि वॉयलेंस से आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। वॉयलेंस यूज करके, वॉयलेंस यूज करोगे तो उससे वॉयलेंस और बढ़ेगा। तो गांधी का यही कहना था कि वॉयलेंस एनिमल वर्ल्ड से बिलोंग करता है, वॉयलेंस एनिमल वर्ल्ड का पार्ट है, वॉयलेंस ह्यूमन वर्ल्ड का पार्ट नहीं है। क्योंकि अगर आप जान के बदले जान लोगे तो ऐसे तो कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, गांधी ने स्पेशली बोला था, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मतलब अगर आपने किसी को मारा, आपको बदले में चाहिए कि नहीं, इवन वी विल टेक दिस रिवेंज, एंड तो फिर ऐसे तो कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, इस पूरे सिचुएशन में तो गांधी इसीलिए वॉयलेंस के अगेंस्ट में थे। और गांधी यही बोलते थे कि आपके जो जिस हिसाब से जो भी आप मेथड्स फॉलो कर रहे हो, रिजल्ट भी आपको वैसा मिलेगा। अगर आप पीसफुली कोई चीज कर रहे हो तो आपको एंड भी वैसा ही मिलेगा। अगर आप वायलेंस यूज करते हो, वायलेंस यूज करके, तो आप कभी एक सही दिशा नहीं मिलेगी आपको। आप वो जो अचीव करना चाहते हो वो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए वॉयलेंस कभी यूज नहीं करना चाहिए। इसीलिए मॉरली सुपीरियर थे माओ जेडंग से गांधी। एंड एग्जाम्पल दे सकते हो आप कि इस केस में
कि जैसे चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, ये सभी वॉलेंट रेवोल्यूशन थे, ठीक है। और ये रेवोल्यूशन से ऑल्दो रेवोल्यूशन आया, लेकिन इससे लोगों के पास में कोई पावर नहीं आई, एम्पावरमेंट नहीं हुआ लोगों का। क्योंकि इंडिया के केस में देखो रेवोल्यूशन आया है, ठीक है। जो गांधी ने फ्रीडम स्ट्रगल किया, जो सत्याग्रह और ये सब चीजें फॉलो की, पीसफुल मेथड से फॉलो किया, तो अल्टीमेटली आज लोगों के पास में पावर है। लोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज, एमएलएस, उनको चूज कर सकते हैं। कोई एक्शन अगर ठीक नहीं दिया जा रहा है तो लोग उस पर कॉमेंट कर सकते हैं। जबकि चाइना में आप देखोगे कि ऐसा नहीं है। चाइना में बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के व्यूज तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करते इस सिचुएशन में। सो अल्टीमेटली दिस विल नॉट वर्क एट ऑल, राइट। सो इसीलिए भी आज के टाइम पे चाइना में आप देखोगे तो चाइना में द केसेस कि हांगकांग का अभी रिसेंट जो आपको देखने को मिलेगा इशू, तो हांगकांग अभी न्यूज में बना हुआ है, राइट। एंड उसमें क्या रहता है आपका कि लोग फाइट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इन रिप्रेजेंटेटिवनेस के लिए, सेम चीजें। तो वो सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। रेवोल्यूशन आया लेकिन मासेस एम्पावर नहीं हुए हैं, सो दैट वाज नॉट सक्सेसफुल। सो दिस इज अबाउट माओइज्म, ठीक है। तो हमारा अभी लेनिन हमने कंप्लीट किया है एंड हमने माओ जेडोंग कंप्लीट किया है। दीज टू टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी डाउट? इफ देयर इज एनी डाउट तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लेनिन पे क्वेश्चन बन सकता है, तो लेनिन की थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है माओ जेडोंग। माओ जेडोंग पे स्पेशली जो डायलेक्टिक्स का मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक वाला, वो आपको याद रखना है, ठीक है। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, देखो इसमें डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म तो नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज इन दिस की सेंट्रलाइजेशन जरूर है। इनका कहना है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट कि चाइना में डेमोक्रेसी है, रियल डेमोक्रेसी चाइना में है। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं, जैसे लिबरल स्कॉलर्स जो होते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं, चाइना में रियल डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर सेंट्रलाइजेशन है, सारे डिसीजंस। चाइना इज एक्चुअली इसको बोला जाता है, इट इज अ डिक्टेटरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना में डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है, ऐसा लिबरल स्कॉलर्स का कहना है। लेकिन ऐसे कुछ स्कॉलर्स हैं रादर जो ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, चाइना में भी डेमोक्रेसी है। क्योंकि अगर किसी कंट्री में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है, मान लो पार्टी एक ही है लेकिन उस पार्टी में अंदर ही डेमोक्रेसी है, तो फिर वो डेमोक्रेसी कहलाएगी, ठीक है। सो दैट इज, ये बहुत डिबेटेबल है चीज, क्योंकि कुछ स्कॉलर्स उसको बोलते हैं, एक चीज को प्रमोट करते हैं, दूसरे स्कॉलर्स किसी और चीज को प्रमोट करते हैं। तो कोई भी आपका डाउट आता है तो उसमें यही रहता है कि डिबेटेबल है, क्योंकि आधे स्कॉलर्स उसको फेवर करेंगे, आधे स्कॉलर दूसरे आइडिया को फेवर करेंगे। सो दिस इज अबाउट लेनिन एंड माओ जेडोंग। अब इसके बाद आती है रोजा लग्जमबर्ग। अब रोजा लग्जमबर्ग का क्या कहना था? इनका सिंपल सा फंडा था, ये कह रही थी कि जो आइडियाज लेनिन और माओ जेडोंग ने दिए, ये इनको क्रिटिसाइज करती है इन आइडियाज को। इनका कहना है कि अगर मार्क्सिस्ट के जो आइडियाज हैं आपको इम्प्लीमेंट करने थे तो एज इट इज इम्प्लीमेंट करने चाहिए थे, जो पेपर पे लिखे गए थे। मतलब जो कार्ल मार्क्स ने बोला था बिल्कुल वैसे आइडियाज आपको फॉलो करने चाहिए थे। लेकिन लेनिन और माओ जेडोंग ने इन आइडियाज को मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट किया, इसीलिए ये क्रिटिसाइज करती है इन दोनों को। और ये बोलती है कि जो रियल रेवोल्यूशन आएगा उसमें वर्किंग क्लास होनी चाहिए और उसमें कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे लेनिन के केस में कम्युनिस्ट पार्टी है, माओ जेडोंग ने कभी किसी कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं की, कभी ये बात नहीं की कि पीजेंट्री होगी इस तरीके से, कि पीजेंट्री को आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। सो हमारा ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म अभी खत्म होता है। नेक्स्ट हमें कवर करना है अब नियो मार्क्सिज्म। सो विल स्टार्ट विथ नियो मार्क्सिज्म। नियो मार्क्सिज्म मतलब यंग मार्क्स के काम से इन्फ्लुएंस हैं ये लोग। एंड नियो मार्क्सिज्म में दो स्कूल्स हैं, सबसे पहला है क्रिटिकल स्कूल एंड इसमें दूसरा आता है स्ट्रक्चरल स्कूल, ठीक है।
यस, रोजा लग्जमबर्ग के आइडियाज कार्ल मार्क्स के आइडियाज की तरह ही हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम। ठीक है। चाइना सक्सेस कहाँ है? सक्सेस तो है ही नहीं चाइना में। आज के टाइम पे चाइना में प्रेशर कुकर सिंड्रोम है। ठीक है। अगर चाइना सक्सेसफुल होता तो 1970s में चाइना ने रिफॉर्म्स अपने इंट्रोड्यूस किए थे। वो ना किए होते, अगर कम्युनिज्म इतना ही इम्पोर्टेंट था तो कैपिटलिज्म नहीं करना चाहिए था उनको फॉलो, बट दे हैव डन दैट। समझे? दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इट, दैट इज व्हाई इकोनॉमी वाइज। तो फिर वो पूरी डिबेट याद करो जो हमने कल डिस्कस की थी क्लास में, कि आज के टाइम पे आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती है, आज के टाइम पे डेवलपमेंट मैटर करती है, इकोनॉमिक मैटर करती है, ग्रोथ मैटर करती है। प्रेशर कुकर सिंड्रोम ऐसा होता है कि चाइना के जो लोग हैं ना, इनके पास में पावर नहीं है रियल, ना ही इनको कोई राइट्स दिए गए हैं, ना ही इनको कोई इशू होता है तो वो चीज़ बोलने का हक है, जिसकी वजह से लोगों में इतनी फ्रस्ट्रेशन, अब इनक्वालिटीज इतनी बढ़ गई हैं और डिस्पैरिटीज इतनी हैं, ग्रोथ है नहीं, गरीबी इतनी ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली इससे क्या होता है, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है। तो चाइना में, अब वैसे भी आपको पता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक वर्ल्ड, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में कनेक्टेड है। चाइना के बहुत सारे लोग हैं जो बाहर की कंट्रीज में, यूएसए में इधर उधर रह रहे हैं, और वहां जाकर के उनको पता चलता है कि वहां पे लोगों को राइट्स दिए गए हैं, लिबर्टी दी गई है, फ्रीडम दिया गया है। चाइना में ऐसा नहीं है। इस वजह से बोला जाता है, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि चाइना एक प्रेशर कुकर की तरह है। प्रेशर कुकर में जैसे प्रेशर बनता है ना, तो इतना प्रेशर बन गया है कि एक दिन ये फट जाएगा, एक दिन ये फट जाएगा। और इस वजह से भी ये बोलते हैं कि चाइना इसीलिए भी ग्रेट नेशन नहीं है। इंडिया जैसा कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी है, इंडिया को हम एक बार में ग्रेट नेशन बोल देते हैं, चाइना को नहीं बोल सकते हम ग्रेट नेशन। रीजन यही है कि अपने लोगों को डेमोक्रेसी नहीं है, उनको पावर नहीं दी है, एम्पावरमेंट नहीं है उनका। तो प्रेशर कुकर सिंड्रोम की बात की जाती है। क्लियर? हाँ, एग्जैक्टली। हांगकांग का एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ऐसे ही। तिब्बत में भी प्रोटेस्ट चलते हैं, जो भी इनकी पॉलिसीज हैं तो उसके हिसाब से प्रेशर कुकर सिंड्रोम बना हुआ है। अब बात करते हैं नियो मार्क्सिज्म की। नियो मार्क्सिज्म यानी यंग मार्क्स से इंस्पायर्ड है। दो स्कूल्स हैं, एक है फ्रैंकफर्ट स्कूल, दूसरा है स्ट्रक्चरल स्कूल, स्ट्रक्चरलिज्म। अब इसमें पहला स्कूल आता है क्रिटिकल स्कूल। अब जो क्रिटिकल स्कूल है, ये जर्मनी में स्टार्ट हुआ था 1920 में। इन जर्मनी, इट स्टार्टेड इन जर्मनी इन 1920। बाद में इसको, क्योंकि जर्मनी में उस टाइम पे हिटलर थे, तो इसको शिफ्ट कर दिया गया हिटलर की पॉलिसी के चलते कोलंबिया में। ऑल दो, लेकिन इसमें कुछ स्कॉलर्स हैं प्रोमिनेंट जो ये बोलते हैं कि एलियनेशन हो रहा है मैन का, तो हमको उस पर कंसर्न करना है, हमको उस पर फोकस करना है कि मैन के पास में रियल फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है, ताकि मैन सेटिस्फाइड रहे। तो इसमें कुछ स्कॉलर्स आते हैं जैसे मैक्स हॉर्खिमर, थियोडर एडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूस, ये सभी, एरिक फ्रॉम, ये सभी स्कॉलर्स हैं क्रिटिकल स्कूल के। ठीक है। एंड ये कार्ल मार्क्स से, हेगल से, सिगमंड फ्रूड एक और स्कॉलर हैं, इनसे काफी इन्फ्लुएंस थे, इनके काम से काफी इन्फ्लुएंस थे। तो इन स्कॉलर्स का कहना था, ये बेसिकली बहुत क्रिटिकल हैं। ठीक है। ये एक तो सबसे पहले दे आर क्रिटिकल ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म। मतलब क्रिटिकल है, मतलब हर चीज को क्रिटिसाइज या क्रिटिकल नजरों से देखेंगे, मतलब इसमें क्या क्या चीजें नेगेटिव है। तो सबसे पहले इनकी क्रिटिकलिटी आती है इसके अगेंस्ट में, यानी ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को लेकर के ये काफी क्रिटिकल है, इसमें नहीं मानते ये लोग। दूसरा है कैपिटलिज्म को लेकर के, इनका काफी क्रिटिकल है। कैपिटलिज्म के साथ में इनका डायलेक्टिक्स होता है कि कैपिटलिज्म के चलते मैन का एलियनेशन हो रहा है, मैन कटता चला जा रहा है सोसाइटी से। दूसरा होता है ये एनलाइटनमेंट को लेकर के, रैशनलिज्म को लेकर के भी काफी क्रिटिकल है। ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म को सोवियत मार्क्सिज्म भी बोलते हैं। तो सोवियत मार्क्सिज्म के काफी क्रिटिकल हैं या ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के काफी क्रिटिकल हैं, दोनों बातें बोल सकते हो आप। ठीक है। तो इनका क्या कंसर्न है, जो क्रिटिकल स्कूल के ये जो स्कॉलर्स हैं, मैक्स हॉर्खिमर, हर्बर्ट मार्क्यूस, थियोडर एडोर्नो, ये सभी चाहते हैं कि मैन का इमेंसिपेशन होना चाहिए। ठीक है। मतलब कि
देयर शुड बी इमेंसिपेशन। कार्ल मार्क्स का मेन पर्पस था कि मैन को फ्रीडम प्रोवाइड करना है, रियल सेंस में लोगों के पास में फ्रीडम आए, ये मेन उनका पर्पस था। तो ये रेवोल्यूशन और इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, ये फोकस करेंगे कि मैन को फ्रीडम कैसे दिया जाए। तो इनका मानना है, तो ये रिजेक्ट करते हैं इस व्यू को कि कार्ल मार्क्स चाहते थे कि क्लास स्ट्रगल हो, कार्ल मार्क्स चाहते थे कि रेवोल्यूशन हो। ये इसको क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि ये बोलते हैं कि ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट ने ये चीज सोची कि रेवोल्यूशन चाहते थे कार्ल मार्क्स, क्लास स्ट्रगल चाहते, जबकि कार्ल मार्क्स का जो रियल कंसर्न था, रियल इनका कंसर्न था कि मैन के पास में फ्रीडम होना चाहिए, आपकी अपनी चॉइसेस होनी चाहिए। तो इसीलिए ये कार्ल मार्क्स के जो एलियनेशन वाला कॉन्सेप्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और ये बोलेंगे कि आज के टाइम पे एलियनेशन खत्म नहीं हुई है, जबकि एलियनेशन और ज्यादा स्ट्रेंथन हो गई है और ज्यादा मजबूत हो गई है। तो जो क्रिटिकल मार्क्सिस्ट हैं, ये लोग एनालाइज करते हैं कि आज के टाइम पे कैपिटलिज्म के नए तरीके आ गए हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करने के। आज पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नए टाइप का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जिसके चलते फ्रीडम की कोई होप ही नहीं बची है। ठीक है, जैसे सोवियत यूनियन में आप देखोगे, जब कम्युनिज्म लाया गया तो सोचा यही था कि कम्युनिज्म के चलते लोगों के पास में फ्रीडम आएगा, लेकिन फ्रीडम तो आया ही नहीं। इनफैक्ट एक टोटलिटेरियन सोसाइटी हमको देखने को मिली। सिमिलर इज द केस विद चाइना। चाइना के केस में भी कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप है, तो एक टोटलिटेरियन सोसाइटी हुई, वहां पर भी लोगों के पास में फ्रीडम नहीं है। तो यानी कैपिटलिज्म की वजह से ये बोलते हैं कि चाहे कोई भी कंट्री हो, कैपिटलिस्ट सोसाइटीज या कोई भी सोसाइटी होती है, इसमें आज चाहे लिबरलिज्म फॉलो किया जा रहा है, लेकिन कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म को फॉलो करते हुए लोग पहले से ज्यादा स्लेव्स हो गए हैं। जैसे कि आप टेक्नोलॉजी के काफी डिपेंडेंट हो गए हैं, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना फोन के, बिना लैपटॉप्स के यू कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, आज के टाइम पे तो ये सब किसकी वजह से है? कैपिटलिज्म की वजह से है। तो इनका ये कहना है कि अब कोई होप नहीं बची है, इनफैक्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी के चलते लोग स्लेव्स और भी ज्यादा हो गए हैं, पहले से ज्यादा। ठीक है, तो इसमें मैक्स हॉर्खिमर ये बात करते हैं, इनका क्या कहना है, ही सेज दैट ये नेगेटिव डायलेक्टिक्स की बात करते हैं। नेगेटिव डायलेक्टिक्स मतलब, देखो एक होता है डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स में क्या होता है कि दो लोगों का आपस में डायलॉग हो रहा है, तो जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं हट जाते हैं और एक सिंथेसिस हमको देखने को मिलता है जिसमें पॉजिटिव आइडिया फॉलो किया जाएगा, जिसके चलते लोगों के पास में और फ्रीडम आएगा। ठीक है, एक आइडिया होता है डायलेक्टिक्स का कि डायलॉग के बाद में, एक रैशनल डायलॉग के बाद में चीजें बढ़िया होंगी। लेकिन मैक्स हॉकीमर ये बोलते हैं कि रैशनलिज्म की वजह से आज के टाइम पे नेगेटिव डायलेक्टिक्स है। आज हम फ्रीडम की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हम स्लेवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो हमको इतना लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है आज के टाइम पे, तो इसकी वजह से तो इनफैक्ट लोग और भी ज्यादा स्लेव्स हो गए हैं। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। सो हम स्लेवरी की तरफ जा रहे हैं, फ्रीडम नहीं मिला है हमको। तो यानी एनलाइटनमेंट की वजह से, रैशनलिज्म की वजह से अब रिवर्स ऑर्डर दिख रहा है। मतलब आपको बेहतर बेहतर जगह पे, बेहतर प्लेस पे नहीं जाओगे आप, रादर आप स्लेवरी की तरफ जाओगे। ठीक है, तो ये मैक्स हॉकिंग का कहना है। इसके अलावा एक तो देखो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म के अगेंस्ट में है, दूसरा है ये साइंस के को लेकर के भी काफी क्रिटिकल है कि आज के टाइम पे जो साइंस है, ठीक है, उसको लेकर के ये बहुत क्रिटिकल रहेंगे। कैसे? देखो, इनका कहना है कि साइंस जो होता है इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी को प्रमोट करता है। मतलब इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी का मतलब है कि आप साइंस की वजह से वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हो। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब साइंस इतना नहीं थी, जब मॉडर्नाइजेशन इतनी नहीं थी, तो वैल्यूज पे, लाइफ में वैल्यूज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लेकिन मॉडर्निटी के चलते, साइंस के चलते वैल्यूज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है। ठीक है, तो ये लोग साइंस को भी क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे हर्बर्ट मार्क्यूस हैं, इनका साइंस को लेकर के कहना है कि साइंस की वजह से आज के टाइम पे क्रिटिकल रीजनिंग खत्म हो गई है। आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग्स जैसे भेड़ बकरी होती है ना, उसकी तरह बिहेव करते हैं। मतलब भेड़ चाल चलती है। अगर
एक ने आईफोन 10 खरीदा, ठीक है, दूसरा इंसान भी उससे इन्फ्लुएंस होकर के वो खरीदेगा, या फिर किसी ने गाड़ी खरीदी तो आसपास वाले इन्फ्लुएंस होकर के वो भी खरीदेंगे। सो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, भेड़ चाल चल रही है, किसकी वजह से, साइंस की वजह से, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग खत्म हो गई है आज के टाइम पे। अब देखो, एक सिंपल फोन भी रहेगा, बेसिक फोन, ठीक है, दैट इज ऑल्सो डूइंग द वेरी सेम थिंग। आप 10,000 का फोन उठाएंगे तो 10,000 के फोन में भी वही चीज होती है जो कि एक 1 लाख का फोन करेगा मे बी। देखो, फोन किस लिए चाहिए होता है, बेसिक आपको कॉलिंग के लिए चाहिए होता है, मैसेजिंग के लिए चाहिए होता है, इन सब चीजों के लिए, और मे बी आप इंटरनेट यूज करके थोड़ा एजुकेशन पर्पसेस से यूज कर सकते हो। लेकिन चाहे 1 लाख का फोन हो या 10,000 का या 5,000 का, 5,000 का कोई भी अगर एंड्रॉयड फोन भी लोगे तो उसमें सेम ही फंक्शनैलिटीज जो मेन अगर आपको यूज करना है तो वो आप उसको अपने उसमें यूज कर सकते हो। लेकिन वो कोई करता नहीं है, क्रिटिकल रीजनिंग रही नहीं है साइंस की वजह से। तो भेड़ चाल की वजह से आप लोग इस पूरी साइकिल में फंसे रहते हो, ठीक है, कि ओके अभी आपने सैमसंग का लिया, फिर आपको लगेगा कि अभी नया वर्जन आया है तो वो लेना चाहिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, ये सब साइंस की वजह से है। तो अपनी बुक में इन्होंने बुक लिखी थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बुक का नाम है वन डायमेंशनल मैन। हर्बर्ट मार्क्यूस बोलते हैं अपनी बुक में वन डायमेंशनल मैन में कि अब जो मैन है वो कंज्यूमर बन गया है, ठीक है। आज के टाइम पे हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं ये एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है। कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी का मतलब है कि मैन अब रैशनल बीइंग तो छोड़ ही दो, साइंस की वजह से एज अ कंज्यूमर देखा जाता है। साइंस में ज़रा जैसे एप्पल में अपग्रेड्स होते हैं, ठीक है, इतने सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स नहीं होंगे, माइन्यूट से अपग्रेड होंगे, लेकिन उसमें हल्का सा अपग्रेड दिया तो आपको एज अ कंज्यूमर देखा जाता है, ठीक है, कि दैट आप इसको अगले साल चेंज जरूर करेंगे, रिप्लेस करेंगे या नया वर्जन जरूर खरीदेंगे। सो एज अ कंज्यूमर देखा जाता है, एक ही डायमेंशन से देखा जाता है मैन को, इसका मतलब है वन डायमेंशनल मैन। तो हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है, जिसका कल्चर ही कंज्यूमरिस्ट है। तो मैन की जो पर्सनालिटी है वो वन डायमेंशनल हो गई है, और वो डायमेंशन है कंज्यूमर के डायमेंशन। तो आज के टाइम पे जो कैपिटलिज्म सरवाइव कर रहा है वो फॉल्स नीड्स क्रिएट करता है, मतलब आपको ऐसी चीज बेचने की कोशिश करेगा जिसकी शायद आपको जरूरत है ही नहीं, ठीक है। जैसे सपोज यू हैव अ कार ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद यू विल वांट वन मोर, ठीक है। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली के लिए पूरी एक है, ठीक है, विच इज फाइन। लेकिन क्या रहेगा अब, हस्बैंड के लिए अलग होगी, वाइफ के लिए अलग होगी, पेरेंट्स के लिए अलग होगी, ठीक है, इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो पॉइंट इज कि आपकी नीड्स इस हिसाब से फॉल्स नीड्स बनाई जाती हैं। जैसे कॉफी हो गया या मैगी है, ठीक है, आप लोग खाना खाते हैं, मैगी इज नॉट इवन दैट हेल्दी, तो आपकी लेकिन फॉल्स नीड्स इसमें क्रिएट की जाती हैं कि 2 मिनट में बन जाएगी, विच इज नॉट इवन ट्रू, राइट। सो कैपिटलिज्म आज सर्वाइव ही फॉल्स नीड्स की वजह से कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे जो स्कॉलर्स हैं वो ये बोलते हैं इसी के चलते मैन का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रह गया है और मैन इसकी वजह से ही एलियनेट हो चुका है। इनफैक्ट ये कल्चर इंडस्ट्री को भी काफी ज्यादा एनालाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज को भी काफी एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल है उनको लेकर के भी। आप टीवी में एड्स देखते हो, एड में क्या रहता है कि इसमें मास मीडिया हो गया या एडवर्टाइजमेंट जो भी टीवी में आपको देखने को मिलती है, मैन को इसमें एज अ कंज्यूमर देखा जाता है। तो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट आती है कोई ना कोई चीज आपको सेल की जाती है थ्रू वन वे और अनदर। जैसे आज के टाइम पे जो म्यूजिक है, जो आपको म्यूजिक दिखेगा, ऐसा म्यूजिक प्रमोट किया जाता है जो कि आपकी सेंसिटिविटी को खत्म करता है, इट किल्स योर सेंसिटिविटी। पुराने जमाने में जो म्यूजिक प्रमोट किया जाता था, काफी ज्यादा क्लासिक म्यूजिक जो होता है बहुत मेलोडियस होता था। लेकिन आज के टाइम पे जो म्यूजिक देखने को मिलेगा, जैसे ईडीएम आप देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक हो गया, ये सभी जो म्यूजिक्स हैं दे आर एक्चुअली किलिंग दिस सेंसिटिविटी। जो सिस्मोग्राफिक ट्रॉमेटिक शॉक्स होते हैं, जैसे जो डीजे एकदम से ऐसे शॉक करते हैं, सो म्यूजिक का लेवल वहां तक रह गया है आज के टाइम पे। सो ये सब किसकी वजह से है, ये सब साइंस की वजह से है, ठीक है, क्लियर, एनी डाउट।
ओके, बस ये खत्म ही होने वाला है, मार्क्सिज्म खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आई एंड द सेशन। ठीक है, फासिज्म हम कल कंप्लीट करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे मतलब फासिज्म का टॉपिक। अब नेक्स्ट है इसमें क्रिटिकल स्कूल, मैंने आपको बताया। तो स्कॉलर्स इसीलिए ये मानते हैं कि मार्क्सिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको एक क्लोज्ड थिंकिंग नहीं समझा जाए, मार्क्सिज्म को एक ओपन स्कूल ऑफ थॉट समझना चाहिए। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है वैसे वैसे एक्सप्लॉयटेशन के मेथड्स चेंज हो जाते हैं। पहले कैपिटलिज्म वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करता था, आज के टाइम पे कैपिटलिज्म दूसरे तरीकों से एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपकी फॉल्स नीड क्रिएट करके और ऐसे म्यूजिक्स को प्रमोट करके जो आपकी सेंसिटिविटी को किल करते हैं। अकॉर्डिंगली आप वो सभी चीजें फॉलो करते हैं जो आपको नहीं भी करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे टीवीज में आप देखा होगे, चाहे मूवीज हो, सोशल मीडिया हो, मूवीज हो, उसमें ये चीजें दिखाई जाती हैं कि जैसे कोई भी चीज हुई है, जो फैमिलीज होती हैं, जो काफी रिच फैमिलीज होती हैं, मूवीज में दिखाया जाता है कि वीकेंड्स पे या इस तरीके से वो लोग बाहर जाकर के डिनर करते हैं, राइट। दे आर गोइंग आउट एंड दे आर हैविंग डिनर इन अ वेरी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट। सो वहां जाकर के डिनर करेंगे तो अल्टीमेटली जो नॉर्मल फैमिलीज होती हैं, जैसे मिडिल क्लास हो गई या फिर जो पुअर फैमिलीज होती हैं, व्हेन दे लुक एट दैट थिंग, तो दे विल आल्सो वांट टू डू द सेम थिंग, राइट। तो इसकी वजह से फायदा किसका? कैपिटलिस्ट का फायदा, राइट। जैसे मैकडीज और ये सब हो गए, जिसमें ये सब एडवर्टिजमेंट दिखाई जाती हैं, तो ये सब इसमें किसका फायदा है? कैपिटलिस्ट का फायदा है। तो ये एक नए वेज हैं अब, साइंस के थ्रू और इन सब के थ्रू देर आर न्यू वेज ऑफ एक्सप्लॉइटिंग पीपल, देर आर न्यू वेज, न्यू मेथड्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो यानी इनका कहना है कि मार्क्सिज्म मोड ऑफ एनालिसिस में हमको नए आइडियाज को समझना होगा कि नए तरीके की एक्सप्लॉयटेशन है, और इसको समझना होगा कि आज के टाइम पे कल्चर के थ्रू एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि आप लोग नौकरी कर रहे हो, आपको ज्यादा देर तक मेहनत कराई गई, एंड फिर मेहनत कराने के बाद में आपको बहुत सारी मेहनत कराने के बाद में जरा सा आपको सैलरी दी गई। लेकिन आज के टाइम पे क्या होता है, कल्चर एक इकोनॉमिक कमोडिटी बन चुका है। जैसे वेस्टर्न कल्चर को आप लोग फॉलो करते हो कि वेस्ट में ऐसा होता है, वेस्ट में वैसा होता है, उस कल्चर को आपको सेल किया जाता है एक इकोनॉमिक कमोडिटी की तरह। क्योंकि अगर आपको फॉलो करोगे, जैसे वेस्ट में स्टारबक्स काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, तो वही सेम चीज उसका ब्रांड बना दिया और उसी चीज को अब इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इंडिया में इसकी ब्रांचेस जब ओपन की गई तो अब everyone whenever a person will go to Starbucks, हमेशा ज्यादातर हमने देखा होगा, whether it is on Instagram, whether it is on any other platform, चाहे फेसबुक हो, ठीक है, वहां पर हम लोग एक पिक्चर क्लिक करके जरूर डालते हैं। तो अल्टीमेटली ये कल्चर से इन्फ्लुएंस है। तो आज के टाइम पे कल्चर को बेचा और खरीदा जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर कल्चर बन चुका है आज में। कल्चर को उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको एनालाइज करने की जरूरत है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से ज्यादा। अंडरस्टूड। तो क्रिटिकल स्कूल जो है वो क्रिटिसाइज करता है साइंस को, इन सभी एरियाज को। दे आर क्रिटिकल ऑफ ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, इनके आइडियाज को, और ये बोलते हैं कि नए वेज है एक्सप्लॉयटेशन के। अंडरस्टूड? एनी डाउट? ओके, अब लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल स्कूल। स्ट्रक्चरल स्कूल मैंने आपको पढ़ाया ही है। कार्ल मार्क्स खुद भी स्ट्रक्चरलिस्ट थे, और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या था कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स को क्रिटिसाइज करने वाले बहुत थे, जैसे कि अल्थुजर हो गए। अल्थुजर का कहना था कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट है कार्ल मार्क्स, यानी अपनी सारी चीजें, सारे फैक्टर्स, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, वो इकोनॉमिक फैक्टर पे उन्होंने बेस कर दिया कि इस इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से हो रहा है। तो सभी चीजें इकोनॉमिक से नहीं हो सकती, बाकी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो स्ट्रक्चरल स्कूल में ग्रामशी आते हैं। ग्रामशी मॉडिफाई करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म को, एंड ये बोलेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सिविल सोसाइटी और स्टेट होता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सुपर स्ट्रक्चर अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर की। तो ग्रामशी ने इसीलिए दो लेवल पे रेवोल्यूशन लाने की बात की। ऐसे ही अल्थुजर है, अल्थुजर मल्टी स्ट्रक्चरलिस्ट है।
मतलब वो बात करते हैं कि सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं होता, सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से चेंजेस नहीं होते, बाकी सब चीजें भी हैं जो हिस्ट्री डिसाइड करती है। ठीक है, तो मल्टीपल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है हिस्ट्री से। हिस्ट्री किसी भी स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो सकती है, कल्चर से स्टार्ट हो सकती है, आइडियोलॉजी फैक्टर से स्टार्ट हो सकती है, या किसी और स्ट्रक्चर से भी बन सकती है। ठीक है, इकोनॉमिक से, सोशल सोसाइटी से बन सकती है। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हमने देखा कि रशियन रेवोल्यूशन में कैपिटलिज्म अपनी एडवांस स्टेज पे था ही नहीं। रशियन रेवोल्यूशन आया था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की वजह से। जो रेवोल्यूशन है, आप किसी भी स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर सकते हो। तो कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन ने, अभी हमने पढ़ा था कि उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। तो ऐसा नहीं है सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल स्कूल का कहना है कि दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो स्ट्रक्चरलिस्ट यानी नियो मार्क्सिस्ट में हम डालते हैं ग्रामशी को और अल्थुजर को। सो इसी के साथ हमारा मार्क्सिज्म का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। अब इसके बाद में हमारा टॉपिक बचा है फासिज्म का। फासिज्म अभी हम आज नहीं करेंगे, कल हम फासिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही क्लास है कल आपकी, रात के 9 बजे। ठीक है, तो कल हम फासिज्म कवर करेंगे और फासिज्म के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फेमिनिज्म। फासिज्म एंड फेमिनिज्म खत्म होने के बाद में आइडियोलॉजीज हमारी खत्म हो जाएंगी, एंड उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज थ्योरीज ऑफ द स्टेट। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं इफ यू वांट। हाँ, ये वाला यूनिट आपका खत्म हो जाएगा, आइडियोलॉजीज वाला जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप आपको मैंने पीडीएफ्स देनी है। ठीक है, सोशलिज्म की पीडीएफ मैंने नहीं दी है, मार्क्सिज्म की पीडीएफ नहीं दी है। तो ये दोनों आई शेयर। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे क्रिटिकल स्कूल पे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। क्रिटिकल स्कूल पे क्वेश्चन बन जाएगा, या ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म और इसमें नियो मार्क्सिज्म में क्या डिफरेंस है, ऐसे पूछा जा सकता है। या लेनिन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, या माओ जेडुंग और गांधी को कंपेयर करके क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्वेश्चन आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नियो मार्क्सिज्म। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिटिकल स्कूल पे आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा बनेंगे, स्पेशली क्रिटिकल स्कूल हो गया, लेनिन वाला टॉपिक हो गया, यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो आई बी नाउ शॉर्टली अपलोडिंग द पीडीएफ ऑफ मार्क्सिज्म सोशलिज्म। ये दोनों पीडीएफ अभी तक मैंने शेयर नहीं की है। ठीक है, सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक पीडीएफ है जो मैंने क्षत्रिय दैट आई हैव शेयर्ड इन द ग्रुप। आप वहां जाकर के पीडीएफ में इस टॉपिक से रिलेटेड, आइडियोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर एक बार एनालाइज कर सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न मार्क्सिज्म इज बैक टू रेवोल्यूशन। मॉडर्न मार्क्सिज्म, मॉडर्न मार्क्सिज्म में नियो मार्क्सिज्म ज्यादा आएगा। ऑर्थोडॉक्स में तो अब आपको पता ही है कि इस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है, लेनिन और इनके माओ के साथ में फॉलो हो चुका है। आज के टाइम पे नियो मार्क्सिज्म पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, और इसमें सोशलिज्म, क्योंकि कार्ल मार्क्स सोशलिस्ट भी थे, तो सोशलिज्म के आइडियाज की वेदर ही वाज अ सोशलिस्ट और नॉट, इनका सोशलिज्म बाकी सभी सोशलिज्म से कैसे डिफरेंट है, इस हिसाब से अर्ली सोशलिज्म से वो क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।